हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड स्टेट चैप्टर से रिलेटेड पढ़ेंगे चीज़ें। अभी तक आपने देखा तो काफ़ी कुछ चीज़ें थियोरेटिकल थी जिसमें कुछ फैक्ट थे जो हमें ध्यान रखने थे। क्लोज पैकिंग अभी आपने पढ़ी, उसमें जो बस ज़रूरी लाइनें बताई ए बी अरेंजमेंट, ए बी सी अरेंजमेंट, ए अरेंजमेंट, बस आप उनके नाम वगैरह याद रख लें। और आगे भी पैकिंग इफिशियंसी कैसे 74% है या क्या है वो भी आगे कवर कर देंगे। अब जरा देखते हैं, कुछ इन टेक्स्ट पे एग्जाम्पल दिए हुए थे हमको, उनको जरा देखा जाए। तो एग्जाम्पल ये जो दोनों डिस्कस करूंगा इन्हीं का मॉडिफाइड फॉर्म या ये सेम, बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने की, तो इनको जरूर समझने की कोशिश करिएगा। इन पे क्वेश्चन बनते हैं। अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। एटम्स ऑफ द एलिमेंट वाई, मतलब जो एनाइंस की तरह वहां होंगे, मेक सीसीपी एंड दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स एज कैटायन ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाइडल वाइड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? अब देखिए होता क्या है कि वॉइड्स जो जनरेट होती है वो अपने आप जनरेट नहीं होती हैं, वो किसी स्ट्रक्चर से होती हैं। जैसे अभी आप देख रहे थे ना कि हम लोगों ने एक फर्स्ट लेयर रखी, उसके ऊपर सेकंड लेयर रखी, तो कहीं कहीं टीएचवी जनरेट हुए, कहीं कहीं ओएचवी जनरेट हुए। तो कभी भी सीधे वॉइड से क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिरकार वो अरेंजमेंट बनाया किसने। तो अरेंजमेंट क्या था? सीसीपी। किसने बनाया? एलिमेंट वाई ने। इसका मतलब एलिमेंट वाई ने सीसीपी घर बनाया एक। अब उस सीसीपी घर के अंदर कुछ ना कुछ क्या होंगे? वॉइड्स जनरेट होंगे। और हम लोग ये जानते हैं कि वॉइड्स उतने ही होंगे जितने एटम्स उस घर को बनाएंगे। तो द नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वाइड जनरेटेड वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाई प्रेजेंट इन इट। यही तो अभी हम लोग पीछे सीख कर आए हैं कि यदि एन एटम होते हैं तो वाइड भी वहां पर जो ऑक्टाइडल वाइड होते हैं वो भी एन होते हैं। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वाइड्स होंगे वो वाई के एटम्स के बराबर होंगे। और अच्छा ये बताइए क्वेश्चन में कि एक्स कहां पे रह रहा है? वो ऑक्टाइडल वाइड में रह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का जो नंबर होगा वो उतना ही होगा जो वाई का होगा। इसका मतलब दोनों के इक्वल नंबर में एटम प्रेजेंट है, तो रेशियो क्या हो गया? 1:1। तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्स वाई। अब इसी में वो मॉडिफिकेशन कर देगा, जहां पे ऑल ऑक्टाइडल वाइड लिखा है वहां पे 2/3 कर देगा, 1/3 कर देगा। तो उसी हिसाब से आप यहां पर आखिरी में वैल्यू चेंज कर देंगे और रेशियो लेंगे, तो जो सिंपल वैल्यू आएगी उससे आप आंसर बता देंगे। सपोज ये 1:2 आता तो ये XY2 आंसर हो जाता, ये 2:1 आता तो X2Y आंसर आ जाता। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 1.2। जैसा मैं कंटिन्यूअसली इन एग्जांपल्स के लिए बोल रहा हूं कि इन्हीं के मॉडिफाइड वर्जन के क्वेश्चंस हर एंट्रेंस एग्जाम पूछ चुका है, तो इनको अच्छे से समझिएगा। Atoms of element B form HCP lattice and those of element A occupy 2/3 of tetrahedral wide. What is the formula of compound formed by the elements A and B? तो इस बार जो घर बनाया, जो लैटिस बनाया, किसने बनाया? बी ने। ठीक है। और उसके 2/3 टेट्राहेड्रल वाइड पे कौन रह रहा है? ए। इसका मतलब बहुत इजीली बोला जा सकता है कि यदि हम अपने प्रीवियस नॉलेज को कोरिलेट करें तो जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं वो डबल होते हैं जो टोटल एटम्स जिन्होंने वो घर बनाया होता है। तो यदि हम सिंपली ये शुरुआत में बोलें तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स फॉर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, क्योंकि घर ये एचसीपी घर किसने बनाया? बी ने। लेकिन इस बार सारे के सारे टेट्राहेड्रल वाइड में ए नहीं है, कितने में है? 2/3 में है। तो हम यही बात इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो 2/3 है इन चीजों का, उन 2/3 में ही ए के एटम रहेंगे। तो यदि इस चीज को बोला जाए, हेंस द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एंड बी इज 2 × 2/3:1। तो बस वो आपने यहां पर वैल्यू रख दी। जब उसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? 4:3। तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बहुत सिंपल से समझने की कोशिश करिएगा कि सपोज यदि मैं यहां पर इसको कोरिलेट करूं जो आपने पुराना पढ़ा है कि बी था, बी ने घर बनाया तो उसके एटम आपने मान लिए n, तो THV कितने हो जाएंगे? 2n। तो A की ऑक्यूपेंसी कितनी हो जाएगी? ए की ऑक्यूपेंसी हो जाएगी 2/3 ऑफ 2n। तो ये हो गया 4/3n। तो बी का कंट्रीब्यूशन कितना है? n। अब आप यदि लास्ट में आके रेशियो ले लेते हैं, ए और बी का यदि आप रेशियो लेते हैं तो आप देख सकते हैं n से n कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3/1 हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं 4:3।
तो यही बात यहां पर बेटा समझाई गई है कि इज 2 × 2/3। तो अब आप इजिली समझ सकते हो कि 2 × 2/3 क्यों किया गया, तो क्योंकि 2n तो टोटल थे, तो इस तरीके से ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। अब इसी में वो 1/3 टेट्राइडल बोल दे अलग आंसर, वो 2/3 ऑफ ऑक्टाइडल बोल दे अलग आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इनकी काफी ज्यादा है। तो इनकी प्रैक्टिस भी आप एलन के मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए उससे करेंगे। आगे देखते हैं कि अगला जरूरी टर्म अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आखिरकार पैकिंग इफिशियंसी है क्या, उसको समझ लें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल और आयंस, तो जब हम उनको कहीं पे रखते हैं तो कुछ ना कुछ फ्री स्पेस बर्बाद चला जाता है वॉइड्स में। तो पैकिंग इफिशियंसी वो है जो हमारे काम का है, मतलब जो एटम्स ने घेरा है। इसका मतलब 100 में से यदि हम पैकिंग इफिशियंसी के परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वॉइड्स का स्पेस पता चल जाएगा। अब आप देखिए, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 1.7.1 हेडिंग में पैकिंग इफिशियंसी इन सीसीपी स्ट्रक्चर। अभी मैं यहां पर ये एचसीपी गलत मानता हूं कि यहां पर एचसीपी नहीं होना चाहिए, तो आप भी एनसीईआरटी से यहां पर ये एचसीपी हटा सकते हैं, क्योंकि आपके सामने जो अभी ये डायग्राम है बेटा वो एचसीपी का नहीं है, वो सीसीपी का है। इसीलिए ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने आपको करवाया। अब देखिए सीसीपी था, तो सीसीपी के बारे में हम क्या बोलते थे, उसी का दूसरा नाम क्या था, एफसीसी। तो हर कॉर्नर पर एटम होगा और फेस सेंटर पर होगा, हर कॉर्नर पर और फेस सेंटर पे। तो हमने सब कुछ नहीं लिया, हमने तो अपने काम का पोर्शन ले लिया जिससे हम कुछ ना कुछ रिलेशनशिप मैथमेटिकल निकाल सकें। तो बस हमें यहां पे पूरा फोकस करना है कि एफसीसी की पोजीशन क्या होती थी। यदि वो आप समझ ले जाएंगे और फेस डायगोनल समझ ले जाएंगे तो पूरा आंसर इजिली आ जाएगा। अब देखिए, हमें ए से सी तक की लेंथ चाहिए। अब ए से सी तक की लेंथ यदि हमें चाहिए तो जिसको हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल हमें मैथ से हमेशा याद रहता है, आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो वो √2a के बराबर आ गया। और इन्होंने ये जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया, उन्होंने यहां से लेकर यहां तक की ये जो आप पूरी डिस्टेंस देख रहे हैं इसको इन्होंने b बोला है। तो b की वैल्यू √2 आ गई। और वैसे भी हम लोग अपने मैथमेटिकल नॉलेज से ये जानते हैं कि √2a जो है ये लेंथ ऑफ फेस डायगोनल है, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहां पर ये पूरे के पूरे तीनों एटम थे, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा r, ये कितना करेगा 2r, ये करेगा r, तो 4r बराबर √2a। तो यहां से r और a के बीच में एक रिलेशनशिप आ गया जो आप ध्यान रखेंगे, r बराबर a/√2a। ये आगे अभी हेल्प करेगा चल के। अब जैसा हम लोग एफसीसी में पहले निकाल के आ चुके हैं, प्रीवियस स्लाइड्स में ये बात सीख चुके हैं कि उसके लिए इफेक्टिव एटम एक यूनिट सेल में कितने होते थे, 4। इसका मतलब 4, और हर एटम को हमने क्या माना, स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³। तो उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो हमारा यूनिट सेल है वो कैसा क्यूब है, और जब वो क्यूब है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा a³, क्योंकि a यहां पर क्या है, एज लेंथ। ठीक है, अब पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो जरा आगे देखते हैं। पैकिंग इफिशियंसी जब हमने निकाली तो प्लीज रिमेंबर दिस पैकिंग इफिशियंसी इज ओनली वैलिड फॉर, जो आपके सामने अभी है वो है फॉर सीसीपी और एफसीसी। ये और किसी के लिए आप नहीं बोल सकते, ये जो आपके सामने अब आगे जो आएगा। अब देखिए पैकिंग इफिशियंसी का जर्नल फॉर्मूला आपके सामने है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्पेयर्स इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया कि परसेंटेज में आ जाएगा। यदि आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो पाई के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, फिर वो डेसिमल में आंसर आएगा। क्या सर ऑलवेज 4 स्पेयर्स रहेगा? नहीं, ये तो यूनिट सेल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एफसीसी है और पहले हम लोग सीख चुके हैं कि इसके लिए जो जेड, जिसको नंबर ऑफ एटम बोलते थे एक यूनिट सेल में, वो 4 होता है, और 4/3 πr³। आर और ए में रिलेशनशिप से भी पीछे आप देख चुके हैं कि वॉल्यूम कैसे हम लोगों ने निकाला था, रख दिया और 74% आ गया। तो आपको फाइंड करना भी आना चाहिए और ये आंसर भी आपको याद होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने इसीलिए वहां पीछे एचसीपी में करेक्शन कराया था कि वो डायग्राम एचसीपी का नहीं है। अब जो मैंने इससे पहले आपको जो पैकिंग 3D बताई थी उसमें आप एचसीपी यूनिट सेल देखिएगा। एलन के मॉड्यूल में भी एचसीपी यूनिट सेल बना हुआ है। जो चीजें वहां मिसिंग है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। एचसीपी के लिए जो एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स आते हैं वो आते हैं 6, तो जेड की वैल्यू 6 होती है, तो जो यहां पर 4 बोला गया है वो एचसीपी के लिए क्या होगा, 6 होगा। वॉल्यूम ऑफ यदि एचसीपी यूनिट सेल हम निकालें
तो बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बार आप ए क्यूब नहीं बोल पाओगे, क्योंकि पिछली बार जो यूनिट सेल था वो क्यूबिक था, इस बार एक हेक्सागन होगा। और किसी भी ऐसी ज्योमेट्री के लिए जब हम निकालते हैं तो मैथ में हमें बहुत बेसिक चीज पढ़ाई जाती है, बेस एरिया इंटू हाइट। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है वॉल्यूम फाइंड करने का। अब आप सोचेंगे कि सर बेस एरिया कैसे फाइंड किया जाए, तो जरा देखिए आपके सामने एक हेक्सागन का बेस बना हुआ है। अब हम इसका बेस एरिया निकालने चल रहे हैं। तो यदि मैं बेस एरिया की बात यहां पर करूं तो उससे पहले आप ये सोचने की कोशिश करिए कि ये जो एक बेस है हेक्सागनल क्लोज पैकिंग का, उस यूनिट सेल का, उसके अंदर ए 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाई देंगे और हर इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो एज होगी वो ए के बराबर होगी। इसका मतलब एक यदि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते तो बेसिक मैथ में पढ़ते हैं √3/4a² और टोटल कितने 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर आप देखेंगे एक एटम यहां पर ऐसे प्रेजेंट होगा, एक एटम यहां पर प्रेजेंट होगा, इसका मतलब इधर आर और इधर आर, तो ये 2r के बराबर। तो ए और आर में रिलेशनशिप भी आप एचसीपी में याद रखिएगा, A = 2r। अब यदि हाइट की मैं बात करूं, क्योंकि बेस एरिया के साथ साथ क्या चाहिए, हाइट, और जब मैं एचसीपी आपको बता रहा था तो एचसीपी याद करिए बना कैसे था, जब हम लोगों ने टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को कवर किया था। आप याद करिए ए बी अरेंजमेंट को एचसीपी नाम दिया था। इसका मतलब जब एचसीपी यूनिट सेल बनी होगी तो उसके अंदर 2 टेट्राहाइड्रन होंगे, एक फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच का और एक सेकंड और थर्ड लेयर के बीच का, 2 टेट्राहाइड्रन होंगे। और मैथ हमें ये सिखाता है, यदि हम मैथ की हेल्प से जो कॉस वगैरह उस पर उतना ना जाते हुए सीधे हम यदि टेट्राहाइड्रन की हाइट याद रखें 2r इंटू √2/3, या इसको 2r की जगह आप a भी बोल सकते हैं। मैं रेड कलर से इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये अलग से ऑब्जेक्टिव में बेटा पूछी जा चुकी है। तो हाइट ऑफ एचसीपी को अच्छे समझिएगा। तो क्या आपको रखना है, हाइट ऑफ टेट्राहाइड्रन। आपको मैथ में जैसे कई चीजें आप याद रखते हैं तो हाइट ऑफ टेट्राहाइड्रन भी याद रख सकते हैं, √2/3a, a को किससे रिप्लेस कर दिया 2r से। और क्योंकि वो ABC में यदि मैं AB अरेंजमेंट में फर्स्ट और थर्ड लेयर के बीच में पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 2 टेट्राहाइड्रन है, तो हाइट को क्या कर दिया डबल, तो 2 इंटू 2r इंटू 2√3। प्लीज रिमेंबर जो एचसीपी है ये AB अरेंजमेंट है और ये उसकी हाइट हम निकालना है यूनिट सेल की, तो ये आ गया 4r इंटू √2/3। अब ये जो बेस एरिया आपके सामने ये और इस हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम आ जाएगा। और बिल्कुल पिछली बार की तरह पैकिंग इफिशियंसी निकालिए। तब्दीली क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे जहां मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ 6 रखेंगे और डिनोमिनेटर में पूरा चेंज करके नया वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे, वो आपके सामने पूरी अप्रोच है। तो जो हाइट ऑफ एचसीपी यूनिट सेल है इसको आप स्टार लगा लें, याद रखेंगे कि इस तरीके से फाइंड की गई है। तो ये हमारा डिस्कशन था सीसीपी और एचसीपी की पैकिंग इफिशियंसी का। अब हम लोग जो इफिशियंसी पढ़ेंगे वो बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले आपने देखा सीसीपी, मतलब जिसको एफसीसी बोलते हैं, और लास्ट में थोड़ी सी हिंट आपको दे दी एचसीपी की। एचसीपी के बारे में बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में तो नहीं था, लेकिन उसका जो जरूरी पार्ट था थोड़ा सा, पैकिंग इफिशियंसी कैसे आती है, हाइट पूछ ली जाती है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब 1.7.2 हेडिंग हम लोग कवर करने चल रहे हैं और बिल्कुल वही बहुत बेसिक मैथमेटिकल चीज़ें हैं। यदि आप यहाँ पे देखें जो इन्होंने इतना एफर्ट किया हुआ है, ये √3a जो है इसको इतना इन्होंने जो ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट इस पर लगाया, ये सब बहुत सिंपल सी चीज़ है और ये हम लोग बेसिक मैथ में याद भी रखते हैं। और बेसिक मैथ के हिसाब से यदि मैं आपसे कहूँ तो इसको हम लोग लेंथ ऑफ क्यूब डायगोनल भी बोलते हैं। क्यूब डायगोनल, तो ये क्यूब डायगोनल आ गया, लेंथ इसकी हम लोगों को पता चल गई। और ये अरेंजमेंट वगैरह क्या है कि बार बार इसमें अपने को समय खराब करने की जरूरत नहीं, सब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कॉर्नर ऑक्यूपाइड होते हैं, बॉडी सेंटर पर होता है, तो हमें तो बस टू द पॉइंट चीजें समझनी है कि लेंथ ऑफ क्यूब डायगोनल हमको पता है। और ये जो भी हम लोग एफर्ट कर रहे हैं ये आर और ए के बीच में रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, बस ये हमारा पर्पस है इस समय जो आप देख रहे हैं। तो यदि आप यहां से यहां देखें AF, देखें AF, ये आप तुरंत देखते बोलेंगे कि सर ये जो AF है ये इसको हम यदि मिलाते हुए चले जाते हैं तो ये यदि F पॉइंट इधर है और ये पॉइंट इधर है तो आप कहेंगे सर ये तो क्यूब डायगोनल है। बिल्कुल सही है। और जब ये क्यूब डायगोनल है तो इसके किसके बराबर हुआ, √3a के।
और वो उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम से समझा भी रखा, और वैसे भी हम लोग जब पढ़ते हैं एलन के मॉड्यूल में तो ये चीज़ें हम लोगों को बेसिक मैथ में शुरू में ही पढ़ा दी जाती हैं। अब यहाँ पर जो एटम आप देखेंगे, ये वाला आर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये 2r करेगा, ये r करेगा, तो ये कितना हो गया 4r। तो ये एक अगला पॉइंट निकल के आया, √3a = 4r। दोनों को बराबर कर दिया, तो यहां से जो हम चाहते थे वो चीज हमारे काम की मिल गई कि r बराबर √3/4a। ये हमारे काम का पॉइंट हमें मिल गया। तो ये रिलेशनशिप हमको ध्यान रखना है, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, इट इज ओनली वैलिड फॉर BCC एटॉमिक पैकिंग। किसके लिए? BCC एटॉमिक। मैं आयनिक नहीं बोल रहा हूं, BCC एटॉमिक पैकिंग, क्योंकि यहां पर सारे के सारे एटम्स हैं, तभी हम यहां पर 4r लिख पा रहे हैं। यदि कैटायन और एनायन होते तो कैटायन का रेडियस अलग होता और एनायन का रेडियस अलग होता। अब बढ़ते हैं उस टारगेट की तरफ जो हमारी हेडिंग है। हमें क्या निकालना है? पैकिंग इफिशियंसी। और यदि पैकिंग इफिशियंसी निकालना है तो उससे पहले हम वॉल्यूम जरा समझ लेते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं BCC में, शुरुआत इसीलिए जब पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे बिल्कुल इनिशियल स्टेप में, तो उसमें ये सब बातें कई बार आपको मैंने बोली थी कि BCC के लिए Z बराबर 2, मतलब एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली 2 एटम होते हैं। तो ये सब चीजें देखिए अब यहां पर काम आ रही हैं। तो जब आपने ये एरिया निकाला कि कितना उन्होंने घेरा एटम्स ने, तो 2 × 4/3πr³। और क्यूब का वॉल्यूम तो हमेशा क्या रहेगा? a³। r और a के बीच में रिलेशनशिप हम लोग निकाल ही चुके थे, तो उससे आपने a³ निकाल लिया। फिर पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्पेयर्स। यहां पर कितने? 2 स्पेयर्स, तो उनका वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, जो कि आप पार्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, दोनों यहां रख दिया गया। सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेटली 68% आ गया। तो ये आप कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे सर FCC और HCP में तो 74% आता था, लेकिन यहाँ 68% आ रहा है। बिल्कुल, यहां पर पैकिंग इफिशियंसी पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज हो गई। अब अगला देखते हैं, पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, इसको समझा जाए। ये सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि जब नाम ही है सिंपल क्यूबिक, और सिंपल क्यूबिक को बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिफाइन किया था, ओनली कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड, ना फेस सेंटर होगा ना बॉडी सेंटर होगा, तो बहुत ही जरूर से आसान है। तो आप A और H, सपोज करो आप एटम यदि उठा लेते हैं, A और H एटम को यदि आप यहां पर लेते हैं तो ये A से H के बीच की आपने डिस्टेंस निकाल ली, जो कि नो डाउट एज लेंथ के बराबर होगी। लेकिन यदि मैं R के टर्म्स में बात करूं तो R के टर्म्स में ये वाला जो है ये R हो जाएगा और ये भी R, तो कितना हो गया 2R। तो यहां से एक रिलेशनशिप आया जो हम हर एक के लिए निकाल रहे हैं। FCC के लिए भी निकाला, BCC के लिए भी निकाला, और BCC के लिए जस्ट अभी आपने देखा R बराबर √3a/4 करके था, तो उसी तरीके से यहां पर A बराबर √3a/4R था। इसी तरह यहाँ पे A बराबर क्या आ गया 2R। अब A बराबर 2R में वॉल्यूम निकाला, जब वॉल्यूम निकाला तो a³, किसका वॉल्यूम? यूनिट सेल का, तो ये 8R। अब बिल्कुल स्टार्टिंग याद करें, सिंपल क्यूबिक के लिए Z बराबर कितना होता था 1, तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया 4/3πr³। अब इन चीजों को रख दिया पैकिंग इफिशियंसी के फॉर्मूले में, सॉल्व किया तो 52.36 या अप्रोक्सीमेटली 52.4% आ जाएगा। इट मीन सबसे मिनिमम किस में आया? सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक से ज्यादा किस में आया? BCC में। BCC से ज्यादा किस में आता था? CCP या FCC में। और एक कोइंसिडेंस है कि CCP और HCP भले ये अरेंजमेंट 3D में अलग अलग हों, CCP क्यूबिक अरेंजमेंट है, HCP हेक्सागोनल है, लेकिन जब हम लोगों ने मैथमेटिकली इनका पैकिंग इफिशियंसी से पहले फाइंड किया था तो 74% आता है। ये कोइंसिडेंस है। आप इससे ये नहीं कह सकते कि दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का पैटर्न अलग है। एक जो CCP है वो ABC अरेंजमेंट है, HCP जो है वो AB क्लोज अरेंजमेंट है। तो कोइंसिडेंस था कि पैकिंग इफिशियंसी दोनों की 74% आती थी और वो मैक्सिमम था। तो इस तरीके से हम लोगों ने पैकिंग इफिशियंसी का पार्ट कवर किया, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से। और जहां जहां आपने पैकिंग इफिशियंसी निकाली है, सपोज यहां पर 52.4% निकाली है, इसको यदि आप 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो परसेंट फ्री स्पेस पता चल जाएगा, मतलब वो स्पेस पता चल जाएगा जो वॉइड ने ऑक्यूपाई कर रखा है। परसेंट फ्री स्पेस पता, मतलब 100 - 52.4 कर दें तो 48.6% आपको यहां पर पता चल जाएगा। अब हम लोग कुछ जो कैलकुलेशन है यूनिट सेल से रिलेटेड
वो कुछ अब जरा सीखते हैं, और खासकर उसमें हम लोग डेंसिटी वगैरह के बारे में भी सीखेंगे, एज लेंथ के बारे में भी सीखेंगे। तो ये जो पूरा डेरिवेशन आप देखेंगे, ये जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में डेंसिटी डिराइव करा ली जाती है। अदरवाइज यदि हम 12th में नहीं हैं, हम अचीवर में हैं या लीडर में हैं, तो हम ये फॉर्मूला एट द एंड याद कर लेंगे। लेकिन अभी समझते हैं कि क्या है ये। हमें डेंसिटी निकालनी है अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो एज लेंथ क्या हुआ, अब यूनिट सेल तो बहुत छोटा होता है, तो सिंपल तो हम नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ डिटरमाइन करी जाती है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन एक टेक्निक होती है, उसकी हेल्प से फाइंड की जाती है। तो आपके न्यूमेरिकल में यदि कहीं एक्सरे डिफ्रैक्शन आ जाए तो आप उससे ये मत सोचिए कि फिजिक्स का कोई क्वेश्चन हो गया। मतलब ये तो एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम एज लेंथ निकालते हैं। अब वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसके लिए हमने यूनिट सेल तो क्यूबिक हम लेके चल ही रहे हैं, इतने में सिर्फ एचसीपी छोड़ दे तो बाकी तो सब यूनिट सेल क्यूबिक थे जो हम लोगों के सिलेबस में। तो वो कितना हो गया, ए क्यूब। अब हमें मास निकालना है यूनिट सेल का। अब सीधी सी बात है, यूनिट सेल का तो मास उसमें डिपेंड, उस पर प्रेजेंट जितने एटम होंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम, एक एटम का कितना मास है और कितने एटम उस यूनिट सेल में प्रेजेंट हैं, जिसको हमने जेड और एम से। तो जैसा इनिशियली जब बिल्कुल स्टार्टिंग थी तब भी मैंने आपको जेड बोला था कि जेड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। अब हमें वन एटम का मास चाहिए, तो यदि हमें मोलर मास पता है और एवोगैड्रो नंबर, जो कि हम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में बहुत इजीली ये बात सीखते हैं, तो यदि डिवाइड कर दें मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर तो ये एक एटम का मास आ गया। अब फॉर्मूला लगाया, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। दोनों ही चीजें हम पार्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, रख दिया। तो जब रखते हैं तो z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, क्योंकि z इंटू जो स्मॉल m था वो हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके थे, और स्मॉल m था कैपिटल M अपॉन एन ए, वेयर कैपिटल M इज द मोलर मास ऑफ गिवन सब्सटेंस। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डेंसिटी इक्वल्स टू z इंटू मोलर मास अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो टोटल यहां पर आपको 5 पैरामीटर दिखेंगे, डेंसिटी है, z है, m है, a क्यूब और na है। इट मीन्स इन 5 पैरामीटर में यदि कोई 4 पैरामीटर वो हमको बता दे तो हम 5th पैरामीटर पता कर सकते हैं। इसका मतलब यदि किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी हमको पता है और ए पता है तो हम जेड के बारे में भी पता कर सकते हैं, और ये तो बहुत अच्छा मेथड होगा। सपोज हमें डेंसिटी पता है और ए पता है और हमने इस फॉर्मूले में रखा और जेड निकाल लिया, Z2 आ गया तो तुरंत आप बोल देंगे कि सर वो तो बीसीसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। Z4 आ गया तो आप तुरंत बोल देंगे सर वो तो एफसीसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। Z6 मतलब Z1 आ गया तो आप बोल सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक को फॉलो कर रहा है। तो ये तो एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला अपने पास निकल कर आया कि यदि कोई क्यूबिक लैटिस है तो उसके हम स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हैं कि वो बीसीसी है कि एफसीसी है। लेकिन शर्त यह है कि फिर डेंसिटी और ए पता होना चाहिए, और सपोज हमें पता है कि वो बीसीसी है और उसका एज इतना है, इसका मतलब हमें जेड भी पता है, ए भी पता है, तो हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो इन जनरल मैं आपसे बोल दूं टोटल यहां पर 5 पैरामीटर है, 4 पैरामीटर यदि हमको पता है तो हम 5th पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है 1.5। इसमें हमने सिल्वर मेटल लिया और आपको साथ साथ ये बता दिया, क्योंकि इतने सारे मेटल हैं आप किन के लिए कितने, हर एक को याद नहीं रह सकते कि कौन सीसीपी फॉलो करता है कौन एससीपी। दो तीन एग्जांपल तो ठीक है, हर एक के हम याद रख सकते हैं, लेकिन यदि न्यूमेरिकल में आएगा तो ये मैं आपको इंश्योर करता हूं कि वो लिख के देगा कि सिल्वर है या कैल्शियम है या कॉपर है तो किसको फॉलो कर रहा है वो लिख के देगा। बीसीसी है तो बीसीसी लिख के देगा, सीसीपी है तो सीसीपी लिख के देगा। shows that the edge length of the unit cell is 408.6 पिकोमीटर। तो देखिए फिर वही एक्सरे स्टडी आ गई, मतलब एक्सरे डिफ्रेक्शन से हमने यहां से एज लेंथ निकाल ली। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। अब वो डेंसिटी हमसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी निकलवा सकता है और केजी पर मीटर क्यूब में। अब वो जैसा न्यूमेरिकल आपको बोले आपको उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। सपोज मैं इस एग्जाम्पल के हिसाब से चलूं तो केजी पर मीटर क्यूब में आंसर है तो हम उसी को ही फॉलो करके चलते हैं। अब सिंस लैटिस इज सीसीपी तो द नंबर ऑफ एटम्स सिल्वर प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल दैट इज 4। तो ये सब स्टार्टिंग में पढ़ी हुई बातें अब फ्रिक्वेंटली काम आ रही हैं, जो हम लोग एफसीसी या सीसीपी के लिए बोलते थे कि जेड बराबर 4 है तो देखिए यहाँ काम आ गया। मोलर मास सिल्वर का ठीक है यहाँ पर 107.9 गिवन है, लेकिन यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप 108 रखेंगे क्योंकि इतना प्रिसाइज वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ग्राम पर मोल है और हमें यदि केजी में चाहिए तो हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया। अब जो एज लेंथ गिवन है वो पिकोमीटर में है तो उसको हम लोगों ने 10⁻12 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर लिया। अब
जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, जिसको हमने याद करने को भी बोला, क्योंकि वहां पर इतना कम टाइम होता है, 1 मिनट से भी कम समय में हमें सॉल्व करके ऑप्शन फिल करना होता है, तो डिराइव तो कर नहीं सकते, तो सीधे फॉर्मूला यूज किया, डेंसिटी इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो यहां पर जब हम वैल्यू रख देंगे तो z बराबर आपने 4 रख दिया, ये 108 आप यदि रियलिटी में सॉल्व करते हैं इंटू 10⁻³ क्योंकि इन्होंने तो बहुत ये लिया है, ये 408.6 इंटू 10⁻12 और ये एवोगैड्रो नंबर रख दिया। ये जरूर मैं मानता हूं कि सॉलिड स्टेट में जो ये डेंसिटी बेस्ड जो फॉर्मूला है इसका थोड़ा सा लेंदी होता है, फिर भी सॉल्व तो हमें करना होगा यदि एग्जाम में आता है। तो 10.5 इंटू 10⁻³ kg/m³, ये आंसर आ गया। इसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन देखा। थैंक यू।